अब प्रो रेसलिंग के अंदर कई सारे रेसलिंग स्टाइल्स होते हैं, जिनमें से एक है हार्डकोर रेसलिंग। इसके अंदर जो रेसलर्स होते हैं वो वेपन्स और स्टिफ मूव्स का यूज करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के रेसलिफोर चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के उन 10 मोस्ट हार्डकोर रेसलर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बात करी थी 10 ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर नंबर 10 पर आते हैं न्यू जैक। न्यू जैक वन ऑफ द वाइल्डेस्ट एंड क्रेजीएस्ट रेसलर्स में से एक है। अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि ये टेक्निकल क्लासिक डिलीवर करके देंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जगह भाई अपने मैचेस के अंदर बिल्कुल फुल वायलेंस डिलीवर करके दे सकते हैं। और क्योंकि भाई ये मैच में या रिंग के अंदर इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना कि ये कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसी के कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट करी है। जैसे कि मास ट्रांजिट इंसिडेंट, जहां पर इन्होंने एक माइनर जो रेसलर थे, जो कि आई थिंक 16 साल की उम्र के थे, उनको ब्लेडिंग जॉब उनके साथ करी थी बिल्कुल हार्डकोर वेपन्स के साथ, और उससे भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। और ऑब्वियसली बात है कि वो एक माइनर है। और साथ ही साथ साल 2002 के अंदर XPW प्रमोशन के अंदर इन्होंने एक स्कैफोल्डिंग मैच के अंदर विग ग्राइम्स को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। अब बेशक से भाई ये इतने कंट्रोवर्शियल हैं, और इसके बावजूद भी इन्होंने प्रो रेसलिंग के वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मोमेंट डिलीवर करके दिए हैं। पर इनकी इन्हीं हरकतों कारण कोई भी प्रमोशन इन्हें बुक नहीं करना चाहती थी। और जैसे इनके इंसिडेंट्स रहे, जैसे कि मास ट्रांजिट इंसिडेंट और भी बहुत सारे इन्होंने ऐसे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी हैं, जिसके कारण इन्हें मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज में से तो बैन कर दिया गया था। और प्रो रेसलिंग के अंदर जो इनका मेजर होम था वो था ECW। अब ECW को तो भाई हाउस ऑफ डेंजर कहा जाता है, और पॉल हेमन को एक ऐसे बंदे की जरूरत थी। और ECW के अंदर तो भाई एक ट्रॉली साथ में लेकर आते थे जो कि वेपन से भरी हुई होती थी। और इनके पूरे मैचेस के अंदर आइस क्यूब और डॉक्टर ड्रे का नेचुरल बॉर्न क्लास चलता रहता था। पर जैसे भाई ECW सीज हो गई थी, WWE के अंदर तो इनका कोई चांस बनता ही नहीं था, क्योंकि जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज का ये पार्ट रहते थे। पर इसके बावजूद भी कई मेजर प्रमोशंस के अंदर आए थे, जैसे कि TNA, पर यहाँ पर भी इन्होंने बहुत थोड़े टाइम तक ही वर्क करा था। बट जो इनका मोस्टली रेसलिंग करियर था वो इंडीज के अंदर ही बीता था। और जैसे कि यार मैंने इनके बारे में बताया कि किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर इन्हें किसी नेशनल टीवी के ऊपर चेयर हाथ में थमा दी जाए, कुछ भी वेपन दे दिया जाए ना, तो ये कुछ ऐसे खतरनाक चीजें कर सकते हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होगी। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2021 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और अब न्यू जैक हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। रेस्ट इन पीस टू न्यू जैक। और इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं अब्दुल्ला दी बुचर। अब ये भी भाई वन ऑफ द क्रेजीएस्ट रेसलर्स में से एक है। और टेरिटरी एरा के टाइम पर तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन ड्रॉ करते थे, क्योंकि जिस तरीके का इनका रेसलिंग स्टाइल था ना, ये फैंस के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देते थे। और खुद फैंस इनसे भाई बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि जिस तरीके का इनका कैरेक्टर था, और ये हर टाइम अपने कैरेक्टर के अंदर ही रहते थे। और जिस तरीके से भाई ये वेपन्स का यूज करा करते थे ना, जैसे कि फोर्क्स का ये यूज करा करते थे। आप लोग खुद सोचो, जिस चीज से बंदे खाना खाते हैं उनका ये अपने मैचेस के अंदर यूज करा करते थे, अपने ओपोनेंट्स को बस्ट ओपन करने के लिए। और यही सेम चीज भाई अपने साथ भी करवाते थे। इसी कारण अगर आप लोग इनका सर देखोगे ना, तो वो बिल्कुल ही मेस्ड अप हो रखा है, इतने सारे स्कार्स हैं इनके सर के ऊपर। पर फिर भी उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बहुत ही हार्डकोर स्टफ डिलीवर करके दिया है। और शायद ही भाई बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि अपना मुंह है ना बिना मोड़े इनके मैचेस को देख सकते हैं, क्योंकि इनके मैचेस इतने ब्रूटल हैं। और इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं ब्रूजर ब्रोडी। ब्रूजर ब्रोडी भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्डकोर रेसलर्स में से एक है, और ये सच में भाई इतने डेंजरस बंदे हैं। अगर आप लोगों को भाई इनसे कोई पंगा है, या इनको अपने किसी ओपोनेंट से बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, तो इनके ओपोनेंट के लिए वो एक बुरा सपना हो सकता है, क्योंकि ब्रूजर ब्रोडी भाई फिर किसी की नहीं सुनते हैं। उनको जो भी मन में आता है ना रिंग के अंदर, वो वही करते हैं। फिर जैसे कि इनका लेक्स लूगर के साथ 1987 के अंदर एक स्टील केज मैच होता है, जहां पर भाई लेक्स लूगर की किसी भी मूव को ये सेल नहीं करते हैं, यहां तक कि मैच को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। और शायद ये एक आखिरी बंदे होंगे जिनसे कोई ऐसे पंगा भी लेना चाहेगा और इन्हें अपसेट करना चाहेगा। पर फिर भी भाई फैंस के अंदर इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो ये वाइल्ड मैन वाला जो एक कैरेक्टर था ना, इसके कारण ये फैंस में बहुत ही ज्यादा पसंद करे जाते थे। यहां तक कि इन्होंने बहुत सारे बैंगर मैचेस भी डिलीवर करे थे, जो कि थे ब्रूनो सैमार्टिनो और एंटोनियो इनोकी के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली भाई जो इनका रेसलिंग स्टाइल था ना, यही इनकी मौत का कारण बन जाता है। अब ये बात है 1988 की, और प्यूर्तो रिको के अंदर ये शो हो रहा था। अब उस टाइम पर भाई इनकी किसी एक बंदे के साथ पास्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है, जिसके कारण भाई इन दोनों के बीच में बैक स्टेज आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और उसी दौरान जब ब्रूजर ब्रोडी शावर के अंदर थे,
थे उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, उनको चाकू से मार दिया जाता है, ऑन द स्पॉट इनकी वहीं डेथ हो जाती है। अब ब्रूजर ब्रोडी यार इतने कमाल के कैरिज्मेटिक सुपरस्टार थे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उस टाइम पर रेसलिंग वर्ल्ड में एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि उनकी इस तरीके से मौत हो जाएगी। और इसी के साथ रेस्ट इन पीस टू ब्रूजर ब्रोडी। और इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं दी होमिसाइडल, सुसाइडल, दी जीनोसाइडल, दी डेथ डिफाइंग साबू। साबू को भाई जाना जाता है अपने रेसलिंग स्टाइल को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाने के लिए। अब भाई फैंस के अंदर इनका बहुत ज्यादा खौफ था और सभी लोग भाई इनसे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि जिस तरीके का इनका ये पागल बंदे वाला जो इनका कैरेक्टर था। और अगर आप लोगों ने इनको इनकी प्राइम के अंदर देखा है ना, तो आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी हो कि अपनी एंट्रेंस में एक जैकेट के अंदर आते थे जो कि कैदियों को पहनाई जाती है, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल्स भी इनके साथ आते थे ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और ये भाई इनके वैसे कैरेक्टर का पार्ट था। और जो इनका एक कैरेक्टर था ना, ये भाई इस तरीके का था कि इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी ऑन द लाइन रख सकते हैं एक मैच को जीतने के लिए। अब साबू को भाई मोस्टली जाना जाता है अपने ECW रन के लिए, जहां पर इन्होंने कुछ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बार्ड वायर मैचेस डिलीवर करके दिए हैं। और जो इनके बार्ड वायर मैचेस है ना भाई, वो इतने ब्रूटल होते हैं ना। वो जो बार्ड वायर है, कहीं वो इनके बाइसेप में अटक रखी है, कहीं इनके मुंह पर अटक रखी है, मतलब इतने ब्रूटल मैचेस इन्होंने डिलीवर करे हैं ECW के अंदर। और साथ ही साथ इन्होंने इतनी सारी ब्रूटल डाइव्स लगाई हैं। करंटली इनकी जो एज है ना वो 60 है, पर ये आज भी पार्ट टाइम बेसिस पर रेसल करते हैं। और इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं टेरी फंक। टेरी फंक तो भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है। और आजकल तो भाई शायद जो फैंस है वो इन्हें इसलिए जानते होंगे कि एक हार्डकोर रेसलर थे और ये हार्डकोर रेसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थे। पर किसी को ना पता हो तो अपने करियर के अर्ली डेज में जब टेरिटरी एरा चलती थी, उस टाइम पर ये अपने ब्रदर के साथ जो कि थे डोरी फंक जूनियर, उनके साथ ये रेसल करा करते थे। और इनको जाना जाता था अपने टेक्निकल मास्टरपीस के लिए, क्योंकि जो इनकी मैट स्टाइल रेसलिंग थी ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। यहाँ तक कि NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हैं। पर जैसे कि यार किसी ने कहा है कि समय के साथ सभी को बदल जाना चाहिए और साथ ही साथ नई चीजों को अडेप्ट कर लेना चाहिए। यही सेम चीज टेरी फंक ने भी करी थी जब उन्होंने ECW को 1993 के अंदर ज्वाइन करा था, जिसको उस टाइम पर ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर भाई इन्होंने अपने करियर का सबसे बेस्ट पार्ट दिया था, क्योंकि यहीं पर इन्होंने जो हार्डकोर रेसलिंग है ना, इसको अडेप्ट करा था। और जैसे यार टाइम बढ़ता गया, ECW फिर एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग बन जाती है। और इसी के साथ साथ टेरी फंक का जो रेसलिंग स्टाइल था वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। यहाँ तक कि टेरी फंक ने भाई जापान के अंदर भी रेसल करा है डेथ मैचेस के अंदर। अब ये बात है ना भाई 90s के टाइम की है, उस टाइम पर ये अपनी 40s और 50s के अंदर थे, पर इसके बावजूद भी ये और बाकी रेसलर से बहुत ही बेस्ट वर्क देते थे, क्योंकि टेरी फंक को भाई पता था कि समय के साथ साथ कैसे नई चीजों को अडेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि एक टाइम पर एक टेक्निकल स्टार थे, पर बाद में एक हार्डकोर ब्राउलर बन जाते हैं। और फिर इनके इसी बदलाव के कारण ये ECW के अंदर 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बनते हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने WCW और WWF के अंदर भी वर्क करा था, जहां पर उस टाइम पर जो इनका हार्डकोर स्टफ था ना, वो आसानी से पूरे रोस्टर के अंदर फिट होता था। और किसी को ना पता होता भाई टेरी फंक अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, साल 2023 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। पर फिर भी भाई ने अब भी एक लेजेंड की तरह याद करा जाता है। और रेस्ट इन पीस टू टेरी फंक। और इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं आत्सुशी ओनिटा। अब आजकल भाई आप लोग ये जितने भी डेथ मैचेस देखते हो ना AEW के अंदर या और बाकी प्रमोशंस के अंदर, इन सभी को एक्चुअली में इन्वेंट करा था आत्सुशी ओनिटा ने। और यही भाई हार्डकोर रेसलिंग स्टाइल को जापान के अंदर लेकर आए थे। और इसी के साथ साथ 1980s के टाइम पर इन्होंने अपनी एक प्रमोशन खोली थी जो की थी FMW, जिसे जाना जाता है फ्रंटियर मार्शल आर्ट रेसलिंग के नाम से, जो कि जापान की मोस्ट पॉपुलर हार्डकोर रेसलिंग कंपनी थी। और आत्सुशी ओनिटा ने भाई अपने करियर के अंदर बहुत सारे डेथ मैचेस के अंदर कंपीट करा है। और यहाँ तक कि भाई उन्हें जापानीज हार्डकोर रेसलिंग के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक नए रेसलिंग स्टाइल को जापान के अंदर लेकर आए थे। और किसी को ना पता हो तो आत्सुशी ओनिटा पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, पर एक सेक्स स्कैंडल के कारण इनको अपना पॉलिटिक्स वाला जो करियर है इसे खत्म करना पड़ गया था। और करंटली भाई ये 67 के हैं, पर ये अब भी रेसल करते हैं। और इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं दी हार्डकोर आइकॉन दी सैंडमैन। सैंडमैन का जो कैरेक्टर है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें दिखाया जाता है कि एक वर्कर है जो कि अब रेसल करता है, और साथ ही साथ इस बंदे को बियर पीना बहुत ज्यादा पसंद है। अब सैंडमैन को भाई ECW के वन ऑफ द बेस्ट ब्राउलर्स में से एक कहा जाता है, क्योंकि जो इनके मैचेस होते हैं ना वो एक रियल फाइट की तरह फील होते हैं। और ECW वो जगह है जहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस पाई थी, क्योंकि ECW के अंदर ही ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, जो कि ECW चैंपियनशिप का मोस्ट या कहो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अब आजकल शायद लोग इनको इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज के लिए इतना जानते नहीं होंगे, बट इनके हार्डकोर रेसलिंग स्टाइल के लिए तो इन्हें जरूर जानते होंगे, क्योंकि इसी के कारण इन्हें अपना हार्डकोर आइकन वाला नाम मिला था। और किसी को वैसे ना पता हो तो जो ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाला जो कैरेक्टर है ना, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आया है। और क्योंकि भाई सैंडमैन एक फैन फेवरेट रेसलर थे, क्योंकि जिस तरीके का इनका रेसलिंग स्टाइल था, ये रिंग के अंदर आते थे, ये बियर्स पीते थे, और साथ ही साथ जो इनका थीम सॉन्ग
था एंटर सैंडमैन बाय मेटालिका। इसी के कारण भाई ये फैंस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। और बात करें भाई इनके हार्डकोर रेसलिंग की तो भाई ये नेक्स्ट लेवल पर ही थी। इन्होंने कुछ ऐसे हार्डकोर मोमेंट्स क्रिएट करे हैं ना, जैसे कि अक्टूबर 1996 वाले ECW शो के अंदर सैंडमैन को रेवन ने क्रूसीफाई कर दिया था, जिसको आज भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में से एक कहा जाता है। पर इसी कंट्रोवर्सी के कारण ECW ने बहुत ज्यादा आईबॉल्स ड्रॉ करी थी। अब ECW के बाद भाई इन्होंने WWE के अंदर और TNA के अंदर भी वर्क करा था, पर जो भाई इनका बेस्ट वर्क था ना वो ECW के अंदर ही आया था। पर इसके बावजूद भी इन्होंने WWE और TNA के अंदर भी कुछ कमाल के मोमेंट्स दिए हैं। और इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं द इनोवेटर ऑफ वायलेंस एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द ECW, टॉमी ड्रीमर। अब आप में से कई लोगों ने टॉमी ड्रीमर को TNA के अंदर वर्क करते हुए देखा होगा, नहीं तो आप लोगों ने उन्हें WWE के अंदर 2000 नहीं तो 2010s के टाइम पर ही उन्हें देखा होगा। पर टॉमी ड्रीमर जो भाई ECW के अंदर थे ना वो नेक्स्ट लेवल पर ही थे। अब अपने करियर की शुरुआत में तो भाई वो एक नॉर्मल से रेसलर थे, एक बेबी फेस रेसलर थे। बट 1994 के टाइम पर वो सैंडमैन के साथ एक फ्यूड के अंदर आ जाते हैं, जहां पर इन दोनों का एक आइकॉनिक सिंगापुर केन मैच होता है। अब इस मैच का भाई स्टिपुलेशन कुछ ऐसा होता है कि जो भी लूजर होता है ना उसे अपनी बैक के ऊपर 10 सिंगापुर केन शॉट्स लेने पड़ते हैं, मतलब 10 बार उसकी कमर पे वो मारे जाएंगे खिंचा कर। और वैसे भी यार ये चीज कहीं से भी फेक नहीं करी जा सकती है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि वो सामने ही हो रही है सबके, और वो जो स्टिक है, जो वो केन है, वो सीधा कमर पे लगेगी, तो वो बिल्कुल ही रियल चीज है। और फिर इसी चीज के कारण टॉमी ड्रीमर भाई ऑडियंस के अंदर फेमस हो गए थे, क्योंकि इस चीज ने ये दिखाया था कि टॉमी ड्रीमर एक्चुअली में कितने टफ हैं। और इसी के कारण फिर टॉमी ड्रीमर आगे चलकर ECW के फेस बन जाते हैं, जैसे कि WWE के अंदर जॉन सीना थे। अब ECW के अंदर तो भाई बहुत सारी कमाल की हार्डकोर फ्यूड्स का पार्ट रहे हैं, जैसे कि इनकी जो फ्यूड थी रेवन के साथ, ये भाई इनकी बहुत ही कमाल की फ्यूड थी। अब इस टाइम पर भाई जैसे कि उन्होंने बताया टॉमी ड्रीमर को हमेशा से ही फैंस ने सपोर्ट करा है, और इस राइवलरी के अंदर इनके अगेंस्ट में थे रेवन। और ये जो राइवलरी थी भाई कुछ इस तरीके की थी कि टॉमी ड्रीमर रेवन को हराना चाहते थे। और फिर फाइनली 1997 के ECW के एक शो के अंदर, जो कि रेवन की लास्ट नाइट थी ECW के अंदर, यहाँ पर वो फाइनली रेवन को हरा देते हैं, जो कि एक फिनिश द स्टोरी वाला मोमेंट क्रिएट होता है। अब के टाइम पर जो हमने कोडी रोड्स का फिनिश द स्टोरी वाला हमने मोमेंट देखा ना, यही सेम मोमेंट उस टाइम पर टॉमी ड्रीमर के लिए क्रिएट हुआ था, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ा मोमेंट था ECW के अंदर। और इसी के साथ साथ भाई टॉमी ड्रीमर ECW के सबसे लॉयल रेसलर हैं, जैसे कि स्टिंग भाई WCW के साथ थे और अंडरटेकर WWE के साथ थे। टॉमी ड्रीमर ने कभी भी भाई ECW का साथ नहीं छोड़ा, पर ECW के भाई सीज होने के बाद उन्होंने फिर WWE को ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर भाई वो बड़े स्टार तो नहीं बन पाते हैं, पर इसके बावजूद भी भाई वो WWE की हार्डकोर डिवीजन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक है। और इसी के साथ साथ फिर इन्होंने TNA के अंदर भी वर्क करा था, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी खुद की एक प्रमोशन भी क्रिएट कर ली थी, जिसका नाम था हाउस ऑफ हार्डकोर। और इसी के साथ नंबर 2 पर आता है एक ऐसा रेसलर जिन्होंने सैंडमैन को क्रूसीफाई करा था, और प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल राइवलरी डिलीवर करके दी थी। और यही वो रेसलर है जिन्होंने टॉमी ड्रीमर की जिंदगी नरक बना दी थी, और ये और कोई नहीं है भाई, ये है रेवन। रेवन भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्डकोर रेसलर्स में से एक है, और ECW के जितने भी ब्रूटल मोमेंट्स है ना वो उन सभी का पार्ट रहे हैं। और जो इनकी टॉमी ड्रीमर के साथ जो राइवलरी थी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है। अब ये बात है ना भाई ECW की नहीं है, रेवन ने अपना नाम ना WCW के अंदर भी बहुत ज्यादा बनाया था, और TNA के अंदर भी, जहां पर वो कई सारी बढ़िया स्टोरी लाइंस का पार्ट रहे हैं। साथ ही साथ WWF के अंदर भी, जहां पर वो हार्डकोर डिवीजन के अंदर 26 बार चैंपियन बनते हैं। और साथ ही साथ इन्हें रेसलमेनिया के अंदर एक मैच भी मिलता है, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल और फनी मैच था। और यहाँ पर भाई इन्होंने अपनी हार्डकोर चैंपियनशिप को डिफेंड करा था केन और बिग शो के अगेंस्ट में। पर इसके बावजूद भी ECW और WCW के अंदर ही जो इनका कैरेक्टर था ना, इसी ने ही इन्हें बहुत ज्यादा फेमस बनाया था। अब जैसे कि भाई हमने WCW के अंदर स्टिंग को देखा और WWE के अंदर अंडरटेकर को देखा, इन दोनों के कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। यही सेम चीज ECW के अंदर रेवन करते थे, क्योंकि रेवन का कैरेक्टर भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था, क्योंकि वो बंदों के माइंड्स के साथ खेलते थे, वो माइंड गेम्स खेला करते थे, और साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकल प्रोमोस डिलीवर करा करते थे। और इसी के साथ साथ जो इनके हार्डकोर मैचेस होते थे वो भी बहुत ज्यादा कमाल के होते थे। अब जैसे कि यार मैंने बताया ECW के बंद होने के बाद इन्होंने WWE को ज्वाइन करा था, पर फिर इसके बाद इन्होंने TNA को ज्वाइन कर लिया था, जहां पर इन्होंने बहुत सारे कमाल के मैचेस डिलीवर करे थे। यहाँ तक कि इन्होंने एक रेवन रूल्स नाम के एक मैच को भी इन्वेंट करा था, जो कि एक हार्डकोर रेसलिंग मैच है। और ये बात कहने भाई गलत नहीं होगी कि रेवन प्रो रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव माइंड्स में से एक है। और करंटली भाई ये 60 साल के हैं, और ये MLW नहीं तो इंडीज के अंदर पार्ट टाइम बेसिस पर रेसल करते हैं। और रेवन का तो भाई जो कैरेक्टर है वो तो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। एक बार ना यार आप लोग भी इनके पुराने प्रोमोज या मैचेस को एक बार उठाकर जरूर देखना। ये इस बात से ना यार आप लोग खुद ही अग्री कर जाओगे कि ये प्रो रेसलिंग के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर्स में से एक है। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं मिक फोली। अब कोई भी भाई हार्ड
हार्डकोर रेसलिंग का नाम ले रहा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के मन में है ना मिक फोली का नाम ना आए, क्योंकि जैसे कि यार मैंने बताया कोई भी सोच ही नहीं सकता है हार्डकोर रेसलिंग के बारे में बिना मिक फोली के, क्योंकि अपनी प्राइम के अंदर इनको हार्डकोर लेजेंड के नाम से जाना जाता था। और आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि अपने टाइम पर मिक फोली बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें करते थे, और जब इनका WCW के अंदर जो टाइम रहा था उस टाइम पर इन्होंने WCW के कुछ वन ऑफ दी हार्डकोर मैचेस डिलीवर करे थे। यहाँ तक कि भाई अपने मैचेस के अंदर जो कॉन्क्रीट फ्लोर होता है ना, उसके ऊपर बम्प्स ले लेते थे। फिर इसके बाद इन्होंने ECW को ज्वाइन कर लिया था, जहां पर इन्होंने अपना जो कैक्टस जैक वाला कैरेक्टर था ना, इसको कंटिन्यू रखा था। और यहाँ पर भी भाई उन्होंने बहुत ही हार्डकोर स्टफ डिलीवर करा था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार ये रिंग के अंदर आए और ये कोई भी क्रेजी चीज ना करे। और सभी लोग यार इनको इसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा जानते थे, पर अपने करियर का सबसे हार्डकोर वर्जन ना इन्होंने WWE के अंदर आकर ही दिखाया था। अब WWE के अंदर आने के बाद इन्हें मैनकाइंड वाले कैरेक्टर दे दिया गया था, और इसी कैरेक्टर के साथ इन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीजें डिलीवर करी थी। अब इनकी सबसे पहली राइवलरी थी अंडरटेकर के साथ, जो कि एक हेल इन अ सेल मैच होता है इनका। और वो भाई इतना ब्रूटल मैच था ना, मिक फोली को जो हेल इन अ सेल की रूफ है ना उससे नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि हेल इन अ सेल की जो सीलिंग है ना उसके थ्रू चॉक स्लैम भी दे दिया जाता है। मतलब यार मैं क्या ही बताऊं, वो इतना ब्रूटल मैच है ना, आप लोग खुद ही सोचोगे कि यार ये बंदा जिंदा कैसे, इतना सब कुछ लेने के बाद, ऊंचाइयों से गिरने के बाद। पर इनके जो और भी हार्डकोर मोमेंट्स थे ना भाई, वो इसके बाद आते हैं, क्योंकि इनका फिर एक रॉक के साथ मैच होता है, जहां पर भाई इन्होंने 11 अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट्स लिए थे। और वो इतने ब्रूटल है ना, आप लोग उन्हें खुद देखोगे तो आप लोगों को वो दर्द है वो खुद ही महसूस होएगा कि ये बंदा आखिर जिंदा कैसे है इतनी मार खाने के बाद, और सर पे बिल्कुल डायरेक्ट शॉट ले रहा है ये बंदा। और फिर साथ ही साथ जो इनके ट्रिपल एच के साथ हेल इन अ सेल मैचेस और हार्डकोर मैचेस थे भाई, वो भी बहुत ही ब्रूटल मैचेस थे। ट्रिपल एच के साथ जो इनका रॉयल रंबल के अंदर मैच हुआ था, यहाँ पर तो भाई इन्होंने थंब टैक्स के ऊपर एक पेडिग्री ले ली थी, एक फेस बम्प ले लिया था। और आप लोग खुद ही सोचो यार, ये इतना हार्डकोर स्टफ करा करते थे रिंग के अंदर, पर इतने लंबे समय तक अपनी बॉडी के ऊपर इतनी पनिशमेंट लेने के बाद फाइनली मिक फोली रिटायर भी हो जाते हैं। पर कुछ साल बाद यार वो फिर अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ जाते हैं। पर जिस तरीके की ब्रूटैलिटी भाई इन्होंने WWE के अंदर दिखाई है ना, शायद से भाई WWE के अंदर इस लेवल की ब्रूटैलिटी है ना कभी भी वापस नहीं आएगी। और WWE के अंदर जितने भी हार्डकोर मोमेंट्स है ना, वो सभी के सभी मिक फोली ने डिलीवर करे हैं। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो चलेगा तो लाइक भी जरूर करना। और एक चीज जिसके ऊपर मैंने बात नहीं करी, मैं अब बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली भाई हमारी कंट्री के अंदर कुछ ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कश्मीर साइड। अब देखो यार, वैसे तो इस चैनल का काम तो है आप लोगों को जो रेसलिंग से रिलेटेड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, रेसलिंग से रिलेटेड नॉलेज देना, मैचेस का रिव्यू करना, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं यार देखो कुछ इतना ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यार हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पर अपना खुद का दिमाग नहीं खराब करते हैं। बट फिर भी एक कंट्री के अंदर हमें रहते हुए, एक सिटीजन होते हुए इस कंट्री के, हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हमें इन चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए, और औरों को भी इन सभी चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए। और जो भी चीज है ना यार, इसको सुनने के बाद मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है। अब देखो यार, यही बात है कि हम ना अपनी साइड से कुछ इतना ज्यादा कर नहीं सकते हैं, पर हम लोगों की यार इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर कमेंट में भी आप लोग इस चीज के ऊपर अपनी बात बता सकते हैं। बट यार पर्सनली इस चीज को सुनने के बाद मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था। खैर छोड़ो यार, अब इस चीज के ऊपर और ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो यार मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि इस चैनल के ऊपर और भी बेहतरीन कंटेंट आता है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आगे आगे बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है, जैसे कि WWE राइवलरीज टाइप का, फैक्शन हिस्ट्री के ऊपर, और साथ ही साथ राइज एंड फॉल वाली वीडियोस फाइनली भाई अगले महीने तक आ जाएंगी। तो चैनल के ऊपर बने रहना है, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।